नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जय प्रजापति आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री की नई क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, अगर आपको ध्यान हो। अब हमें जो पढ़ना है वो जस्ट जहाँ लास्ट ख़त्म किया था उसके आगे बढ़ते हुए चलना है। अब जब आगे बढ़ते हुए हम चल ही रहे हैं तो चीज़ों को बहुत कायदे से और तसल्ली से करने वाले हैं। अब समझिएगा, और थोड़ा सा हमें क्या करना है, कनेक्टेड होते हुए चलना है कि जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, और कनेक्टेड हो जाएंगे फिर रिदम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था, तो आप कहेंगे सर लास्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा क्या था। बिल्कुल तसल्ली से ध्यान कीजिएगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आप कहेंगे जी सर। तो ये जो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा था कि प्रतिरोध क्या हो रहा था, लंबाई के समानुपाती हो रहा था, और यही जो प्रतिरोध था उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था। बताइए ये बात क्लियर थी कि ना थी। अब आप कहेंगे सर जब आप प्रतिरोध बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो जो धारा के मार्ग में, ध्यान सुनिएगा, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि ना हो रही है। जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे सर कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इन भाई साहब का मात्रक होता है ओम। जिस ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। या फिर हम इस चिन्ह को और कई तरीकों के माध्यम से इसका नाम दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने छोटे में एक कार्टून आता था टॉम एंड जेरी, तो आपने देखा होगा उसमें जेरी का जो घर होता था वो कुछ इसी तरीके का होता था कि ना होता था। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जेरी का घर, लेकिन ये लिखना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में भी आप लिख देंगे भैया जेरी का घर, तो ना जेरी ना चेरी, किसी का घर नहीं, बस आपके ध्यान करने के लिए है। अब जब यहाँ पे हम आ रहे हैं तो ये प्रतिरोध क्या हो रहा है, लंबाई की समानुपाती हो रहा है और उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। और साथ में एक टर्म और था, ताप। तो जो ताप था, ताप बढ़ाने पर भी इसका मान प्रतिरोध का बढ़ रहा था, और ताप घटाने पर भी प्रतिरोध के मान में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। मतलब ये जो ताप था इसके क्या हो रहा था, समानुपाती। इतनी बातें क्लियर हो रही कि ना हो रही। और जब ये इसके समानुपाती हो रहा था तो इस आधार पर हम क्या बोल सकते थे कि हाँ भाई, जो प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब हमें करना क्या है, इनको सामूहिक रूप से, इनको क्या करना है, सामूहिक रूप से ऐड ऑन करना है। तो हम फर्स्ट नंबर इसको मानेंगे और सेकंड नंबर इसको मानेंगे, क्योंकि इसको टर्म्स के फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के माध्यम से एक नया टर्म सीखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि समीकरण 1 व 2 से, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को मर्ज कर देना है। तो आप कहेंगे सर R जो समानुपाती था वो क्या था, L, और इसके ही व्युत्क्रमानुपाती में क्या था, 1/a। अब इनको जब मर्ज ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, देखो R दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे एक कॉमन टर्म ले लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो कॉमन टर्म ले लिया क्या, R। समानुपाती जो कुछ ऐसा चिन्ह लग रहा है ऐसा चिन्ह भी लगा लिया। अब इन दोनों को हम जब ऐड ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा, L/a। इतनी बात क्लियर हो गई कि ना होगी। अब जब ये इस तरीके से आ जाता है तो हमें करना क्या है, ये जो समानुपाती का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, इस चिन्ह को हटाना है। तो जैसे इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलने लगते हैं, रो, और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है L/a। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रो की। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो रो की जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ध्यान सुनना, जब रो की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इक्वल R इंटू A/L। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि ना हो गई है। अब जब रो की वैल्यू R इंटू A/L हो गई तो रो है क्या, तो रो पहली बात तो एक कांस्टेंट है। आप कहेंगे बिल्कुल सर कांस्टेंट तो है, लेकिन इसको किस तरीके से डिफाइन करें, तो इसको देखो ये है क्या, यहाँ पे हमने टर्म यूज किया था प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का नियतांक है, या तो इसको हम बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर आप कहें कि और भी इसका कुछ नाम है, तो जी हाँ, इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जैसे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो अब इसकी बात आती है डेफिनेशन की कि डेफिनेशन को कैसे किया जाए। तो थोड़ा सा तसल्ली आपको रखना है और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आपको जो ए है, ए को कितना मान लेना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल। और जो एल है, एल को कितना मानना, 1 सेंटीमीटर। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू इसमें एड ऑन करेंगे, पुट करेंगे, तो होगा क्या कि रो जो इक्वल आ जाएगा वो क्या आएगा, समझिएगा, रो इक्वल आर इंटू 1/1। तो आप कहेंगे सर 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और जो रो की वैल्यू आ जाएगी वो काहे के बराबर आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर जी जो रो की वैल्यू आएगी, जो रो की वैल्यू आएगी वो काहे के बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। कोई दिक्कत तो ना है। और जब रो की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है वो भी काहे के बराबर हो जाता है, प्रतिरोध के बराबर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यदि हमारे पास कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या करना है, एकांक लेना है, तो क्या कहेंगे, एकांक लंबाई की चालक तार और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, एकांक लंबाई की चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 हो। तो हम क्या करें कि जब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो चालक तार का जो प्रतिरोध रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो इसी को आपका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या कहने लगते हैं, प्रतिरोधकता। अब बात ये आएगी कि ये जो है इसका मात्रक क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाए, वगैरह वगैरह चीज़ें तो देखते हैं। तसल्ली से सुनिएगा कि जो रो निकल के आया है इसकी अगर हम किसकी बात करते हैं, मात्रक की, तो अगर हम मात्रक की चर्चा करते हैं तो रो बराबर क्या हो रहा था, आर इंटू ए अपॉन एल। तो हमें किसके मात्रक रखने पड़ेंगे यहाँ पे, तो हमें रखने पड़ेंगे इन सभी के मात्रक। और जब इनके मात्रक रखेंगे तो रो का आप तुरंत कह देंगे सर इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका कितना होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसका कितना होता है, सेंटीमीटर होता है। अब आप कहेंगे सर आपने मीटर क्यों नहीं रखा, रख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री इसलिए हम यहाँ पे क्या रखने का प्रयास करते हैं, सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानकारी हमें देगा। तो इसका जो मात्रक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ओम। अब पूरा हिंदी में लिखे दे रहा हूँ सेंटीमीटर, या सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो ओम सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जब ये इसका मात्रक निकल के आ जाता है तो इन्हीं से कनेक्टेड क्या होते हैं, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, या फिर चालकता कह सकते हैं और विशिष्ट चालकता। अब वो किस तरीके से संबंधित है समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म समझा था प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम अब हमें समझना है, जिसको हम सामान्यतः किसके नाम से जानते हैं, चालकता, या फिर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे सर चालकत्व, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब ये आप जल्दी समझ जाएंगे, कंडक्टिविटी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चालकत्व कह लीजिए, चालकता कह लीजिए, या फिर कंडक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है, या इसका जो संबंध है वो किससे लिया गया है। तो इसका जो संबंध है वो आपको बता दूं प्रतिरोध से है। तो आप कहेंगे किसे, कैसे, तो बिल्कुल तसल्ली से क्या कहेंगे, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, ध्यान सुनिएगा, क्या, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो आपका प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध मतलब आर, उसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/r, यही तो होता है कि ना होता। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता या फिर चालकत्व कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहेंगे जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब ये बात आपको समझ में आ रही है तो फिर आगे समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, इसका सिंबल वगैरह, तो बिल्कुल तसल्ली से इसको सी से या फिर किससे, जी से। सी मतलब कंडक्टिविटी। अब जी आप कहेंगे तो जी से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान करना है सी या जी, बेसिकली ये रहेगा। अब इसको अगर कहा जाए तो सी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r, या तो आप ऐसा कह दीजिए, या फिर और कहा जाए तो जी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सी और जी इसकी वैल्यू हो गई है। अब बात वहीं पे आ जाती है, आप कहेंगे सर जी मात्रक की चर्चा तो कर लीजिए, बिल्कुल।
तो अगर हम इनकी मात्रक की चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो जो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो रहा था, उसी के व्युत्क्रम की मात्रक हो जाएगा। जैसे C इक्वल क्या आ रहा है 1/r। तो अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट ऑन करें तो R क्या हो गया ओम, और जब ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। तो हम बोल रहे हैं जो इसका कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मात्रक क्या आ जाएगा ओम इनवर्स आ जाएगा। या फिर जब हम ओम को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो ओम को लिखते हैं ऐसे OHM। तो साइंटिस्टों ने एक और अच्छा तरीका बताया कि ओम लिख रहा है तो इसका अपोजिट लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा महो। ये भी इसका एक क्या होता है मात्रक होता है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, ओम होता है या फिर क्या होता है महो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इसी का एक जो मात्रक होता है वो क्या होता है सीमेंस होता है। क्या होता है सीमेंस होता है। जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों की क्या करना है, थोड़ा सा तसल्ली से समझने की आवश्यकता है, जिससे चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बढ़िया होंगी। अब किस तरीके से समझिएगा, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मात्रक ओम होता है महो होता है, या फिर क्या हो जाता है सीमेंस हो सकता है। सीमेंस जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। अब अगर आगे पढ़ा जाए तो जैसे हमने प्रतिरोध का मात्रक देखा तो क्या हो गया था चालकत्व हो गया था। अब इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जब हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है तो विशिष्ट प्रतिरोध का भी मात्रक होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक के आधार पर पढ़ने पड़ेंगे, या विशिष्ट प्रतिरोध का भी व्युत्क्रम हमें देखना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से हमने क्या देखा था, तसल्ली सुनिएगा, जिस तरीके से हमने क्या देखा था प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम कहलाता वो विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब ऐसा कहिए प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम कहता वो चालकत्व कहला रहा था। अब इसी तरीके से हमें विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम देखना है, ध्यान सुनिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा विशिष्ट चालकत्व। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। आप कहेंगे अच्छा सर, या फिर विशिष्ट चालकता। कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो हम विशिष्ट चालकत्व या फिर हम क्या बोल सकते हैं विशिष्ट चालकता, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले से देखा था। आप कहेंगे अच्छा सर जी, मैं कहूँगा जी हाँ। तो समझिए ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको हम कह रहे हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, इसका व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो क्या कहेंगे प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, सॉरी विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब ये जो हो रहा है इस तरीके से, तो अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है जो आप बहुत सारे कांस्टेंट में यूज करते हैं के। अब यहाँ पे जो के है, यहाँ पर जो के है उसको के का नाम ही अलग है कप्पा। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया कटप्पा, नहीं भाई कप्पा मैं कह रहा हूँ, कटप्पा नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कप्पा वर्ड है उसको हमें के समझना है, समझ रहे हैं ना। कप्पा को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे के से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो के को ही हम क्या कह सकते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब जब इसको के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो इसके फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। तो के इक्वल क्या आ जाएगा 1/ρ। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो आप कहें बिल्कुल मैं तो हूँ। तो रो की वैल्यू क्या होती 1/r × A/L। तो इसको इस तरीके से रख लिया जाए, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा 1/r × L/A। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप कहेंगे सर जी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। अब जिस तरीके से यहाँ पे हमने मात्रक को देखा तो यहाँ पे भी मात्रक को देखेंगे। तो आपको पता है सर ओम का क्या हो जाएगा महो हो जाएगा या सीमेंस, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ को ओम रहने दीजिए आप, और यहाँ से कैंसल आउट होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/सेंटीमीटर। तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जो मात्रक है, सिंपल सा मात्रक क्या निकल के आता है, तो तसल्ली से हम बोल देंगे इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं हमारी। अब जैसे ही हम इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो इसी से जो संबंधित टर्म है वो आता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। समझिएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए मोलर चालकता किसे कहते हैं, मोलर जो चालकता है वो किसे कहा जाता है, तो आप बिल्कुल तसल्ली से बताएंगे इसको मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं। थोड़ा सा तसल्ली से दिमाग लगाएंगे, क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, विशिष्ट चालकता। इतनी सरल डेफिनेशन कि आप कहेंगे बिल्कुल मजा आ गया। विशिष्ट चालकता और मोलर आयतन के गुणनफल को, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, विशिष्ट चालकता और मोलर आयतन के गुणनफल को विशिष्ट चालकता और मोलर आयतन के गुणनफल को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ये जो रहेगा इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैम्डा एम से। अब बात आती है कि इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो विशिष्ट चालकता को आप कह देंगे सर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, के से, और जो मोलर आयतन है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, वी एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी अगर हम फॉर्मूला निकालने का प्रयास करें, थोड़ा सा और समझिए, जो मोलर आयतन है V अपॉन एम, ये क्या हो जाता है 1000 बटे एम हो जाता है। 1000 बटे क्या हो जाता है, एम। और जब 1000 बटे एम आ जाएगा तो हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, समझिए। तो अगर अब हम आपसे कहें कि भाई बताइएगा थोड़ा सा, तो आप तुरंत कह देंगे सर इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई वी एम। इसको थोड़ा सा और सुधारेंगे, तो जब हमें पता है के तो के रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 बटे एम, और ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा एम की। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया तसल्ली से। अब बात आती है मात्रक की। तो थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि भाई जो इनका, तसल्ली से सुनिएगा, चीज़ें आपको सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो रही हैं तो टेंशन वाली वैसे भी कोई बात नहीं है। तो समझें थोड़ा सा, हम जब इसमें दिमाग लगाएं कि ये जो है ये किस तरीके से, तो इसका मात्रक बिल्कुल सिंपल सा और सरल से वे में है। कैसे, के जो है, के का हमें पता है क्या होता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आता है मोलरता का। तो मोलरता को आपको मोल पर लीटर नहीं लिखना है, वैसे मोल पर लीटर होता है। मोलरता की अगर मैं बात कहूँ इसका मात्रक क्या होता है, तो आप कह देंगे सर मोल पर लीटर। अब लीटर को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, लीटर को करना है सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर इक्वल क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो उसको यहाँ से पुट ऑन करना है, तो कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मोल, और सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप इसको गुणा भाग जोड़ घटाना सब कर लें तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। बोलिए इतनी बात समझ में आपको आ गई है कि नहीं आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, अगर हो तो बताइएगा। अब जब नहीं है बात दिक्कत वाली तो आगे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसी के एक भाई जो हैं वो कौन है, तो वो है तुल्यांकी आयतन। सुनिएगा, इन्हीं के जो एक रिलेटिव हैं वो कौन है, तुल्यांकी आयतन। अब ये जो तुल्यांकी आयतन है उसी से, देखो ध्यान सुना, अभी मोलर चालकता पढ़ा था, तुल्यांकी आयतन से क्या आ जाएगा, तुल्यांकी, ध्यान सुनिएगा, मोलर चालकता तो तुल्यांकी चालकता, इससे क्या आ जाएगा, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें भी आपको बहुत तसल्ली से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगा के। कैसे,
तो आप कहेंगे सर मुझे तो दो चीज़ें पता है, क्या क्या? यहाँ पे मैं लिखता हूँ K मल्टीप्लाई वी ई क्यू, इतने से काम चल जाएगा। बिल्कुल। तो K क्या है? विशिष्ट चालकता है। तो क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता और, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, विशिष्ट चालकता और जो EQ है इसको क्या बोलेंगे? तुल्यांकी आयतन। विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी आयतन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और जब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपका विशिष्ट चालकता रहेगा उसको कप्पा K से रिप्रेजेंट करेंगे, तुल्यांकी आयतन रहेगा जिसको आप लोग वी ई क्यू से प्रदर्शित कर लेंगे। इन दोनों का गुणनफल तो आप तुरंत लिख देंगे K मल्टीप्लाई वी ई क्यू इक्वल। अब मैंने बताया तो वहाँ जो लैम्डा m से कर रहे थे, अब इसको किससे कर लेंगे? लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित कर लेंगे। इन दोनों के ही गुणनफल जो आपका रहता है वो क्या कहलाने लगता है? तुल्यांकी चालकता कहलाने लगता है। अब हमें पता है, फिर से वही बात करनी है कि वी ई क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो हमें पहले से पता है कि जो वी ई क्यू है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो आप कह देंगे सर वी ई क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1000 बटे, ध्यान सुनना, वी। तो रखो यहाँ पे इनकी वैल्यू, तो क्या निकल के आएगा? K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वी की जगह फी रख दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर बात आएगी तो आप कहेंगे सर मात्रक और बता दीजिए। तो देखते हैं मात्रक। तो वी मतलब आप कह देंगे सर ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स गुणे 1000 की तो कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे निकलेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? तुल्यांक ही निकलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे मोल पर लीटर किया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे? तुल्यांक पर लीटर। अब लेकिन तुल्यांक या जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट बोले ले रहे हैं, EQ। तो EQ वटे लीटर को हमें पता है किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेमी लेके दे रहे हैं क्यूब, ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई EQ। करिए इनको तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये, तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप कहेंगे सर आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा भाई, ना होने देंगे। तो विशिष्ट चालकता आई होप मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो विशिष्ट चालकता है, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो अब बात कर लेंगे कि चालकता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो चालकता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो चालकता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, समझिएगा। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो सबसे पहले उनमें हम चर्चा करेंगे। एक जो कारक है वो क्या है? आयन की मात्रा। जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है? आयंस पे डिपेंड कर रही है। और जब ये आयंस पर डिपेंड कर रही है, किस तरीके से डिपेंडेंट करती है समझिएगा। अगर आयन आपके पास ज़्यादा है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आयंस आपके पास ज़्यादा है, मतलब कोई अपने पास जो विलयन है वो या तो क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा। और जब आपके पास प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा तो भाई साहब ये कायदे से जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या करेगा? ज़्यादा देगा। और जैसे ये नंबर्स ऑफ आयन ज़्यादा देगा तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो भैया आपकी
जो चालकता है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, इनकी गति। तो आपसे कहा जाए कि आयनों की गति। अब कंडक्टिविटी के लिए वैसे ही हमें पता है कि भैया कंडक्टिविटी मतलब तेजी से गति होनी चाहिए, मतलब बहुत स्पीड में हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इनकी गति क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो चालकता है, चालकता के मान में भी क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। अब अगर तीसरा टर्म्स की बात करें तो कह देंगे हम ताप। आप कहेंगे सर ताप बढ़ाने पे तो ये सारी चीज़ें वैसे ही बढ़ जाएंगी। जी हाँ, तो बढ़ाइए फिर ताप। तो जैसे ही हम इसका क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं। जैसे ही हमने इनका ताप बढ़ाया तो समझ लीजिए भैया चालकता में भी क्या, क्योंकि देखो जब ताप बढ़ेगा तो जो आयन है, आयनों की गति बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके पास जो ऊर्जा है, ऊर्जा में भी क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। जब आयनों की गति बढ़ेगी मतलब ऊर्जा में वृद्धि हुई तो आयनों की गति बढ़ जाएगी, और जैसे ही आयनों की गति बढ़ी तो भैया उनकी जो चालकता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इतनी बातें क्या, मेरे से तो हर बात क्लियर हो रही है। एक बात और मैं बता दूंगा आपको, फिर है तनुता। अब तनुता मतलब डाइल्यूट या डाइल्यूशन। तो अगर मैं तनुता की बात करूं आपसे तो आप क्या कहेंगे, सर जैसे ही क्या होता है कि ये पतला होगा। अब देखिए जब पतला होगा तो आयनों को गति करने में आसानी होगी। अब गाढ़ा हो जाएगा तो आयन गति नहीं कर पाएंगे, और जब आयन गति नहीं कर पाएंगे तो चालकता भी नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही विलयन पतला होने वाला है, सांता का मतलब होता है गाढ़ा, और तनुका या तनुता का मतलब होता है पतला। तो अगर विलयन पतला है तो भैया आयनों की गति बढ़ेगी, और आयनों की गति बढ़ रही है तो चालकता भी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चालकता को कौन कौन से जो कारक हैं वो क्या करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? कोई समस्या तो नहीं है? तो आप कहेंगे जी सर आप समझाएं और समस्या संभव ही नहीं है। तो अब कुछ चीज़ों का हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। किसकी हम चर्चा कर रहे हैं? विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल की हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो बहुत पतली हो गई है भाई बहन, और सिर्फ मेरे को ही दिख रही है। यस, तो चलिए करते हैं। तो दो चीज़ों के बेसिस पे हमें इसको डिवाइड करना है। एक मैं क्या कह रहा हूँ, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा आपका क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। तो पसीना बहुत आ रहा है भाई, थोड़ा सा हम पूछें इस पसीने को, एक सेकंड रुकिए। समझिएगा, देखते हैं। तो मैं अगर विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल की बात कराऊं तो थोड़ा सा नाम और काम थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेना है, वैसे आप ध्यान करेंगे तो कुछ भी उल्टा नहीं लगने वाला है। तो ये विद्युत है और अपघटन हो रहा है, तो आप ध्यान कैसे कर लेंगे कि यह जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा जो रहने वाली है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लेगा, रासायनिक ऊर्जा में। तो एक ऐसी सेल जो विद्युत ऊर्जा को क्या कहेंगे, ऐसी युक्ति, ऐसी सेल जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल तसल्ली से बताएंगे, जो क्या कर दे, रासायनिक ऊर्जा को, मैं क्या कह रहा हूं, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दे, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे।
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसमें को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वो एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। जो विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोड रहेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वो क्या होते हैं, एक ही विलयन में डूबे होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो विद्युत रासायनिक सेल है, तो इसमें जो विलयन होते हैं या इसमें जो इलेक्ट्रोड हुए हैं आपके, वो क्या रहेंगे, अलग अलग विलयन में डूबे रहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब किस तरीके से समझिएगा, जैसे अगर मैं एक डायग्राम आपको बनाऊं और डायग्राम से आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक को उसमें बदल रहा है, उसको इसमें बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बात गड़बड़ हो गई कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड है वो एक ही विलयन में किस तरीके से हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग विलयन में कैसे हैं। तो एक थोड़ा सा खराब सा डायग्राम समझ लीजिए, लेकिन जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी क्या, पात्र, और इस पात्र में हमने एक बनाया एनोड और एक बना लिया क्या, कैथोड, समझिएगा। और इनका संबंध क्या करवा दिया, किसी एक पात्र से करा दिया। इतनी बात क्लियर हो रही है कि ना हो रही है। यहाँ पे जो कैथोड रहेगा वो काय का रहेगा, माइनस का। यहाँ पे जो एनोड रहेगा वो काय का रहेगा, प्लस का। मतलब जो माइनस का है ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड, और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और इसका संबंध हम किसी विद्युत सोर्स से करा देंगे, तो जो विद्युत ऊर्जा रहेगी उसको ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर यही बात मैं किसके लिए कर लूँ, इनके लिए कर लूँ, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे मान चलो एक ऐसा बनाया पात्र और दूसरा पात्र ऐसा बनाया। अब इस पात्र में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया है और दूसरे पात्र में जो एक इलेक्ट्रोड है वो हमने कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है। अब वैसे तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो बना रहा हूँ, लेकिन अंतर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो आप टर्मिनल ले रहे हैं, अब इसको आप चाहें तो इसको आपने क्या लिखा है, माइनस, और माइनस जैसे ही आप लिखा है तो आप इसको ध्यान करेंगे कि ये क्या है, आपका एनोड, और यहाँ पे जो है वो आप क्या लिख रहे हैं, प्लस। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका कैथोड। इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ। ये जो है ये आपका क्या हो गया है, कैथोड हो गया है। अब इनका संबंध भी हमें किसी विद्युत स्रोत से क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव वाला। अब जब ये इस तरीके से है तो आप अब जो मैंने ऊपर लाइनें लिखी हैं इनका मतलब समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे जी सर, बस यही तो समझना था। अब मैं यहाँ पे एक आपको कहूँ, यहाँ पे आपको सेतु तत्व या जो लवण सेतु रहता है उसकी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे आप समझिए इनका संबंध करवाना है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए, इनको क्या करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए आप क्या लगाएंगे, एक लवण सेतु बनाएंगे, जिसमें अगर का विलयन क्या होता है, भरा हुआ रहता है, जो इनकी क्षमताओं को क्या करता है, बराबर करता है। तो एक पॉइंट और आपके लिहाज से और मेरे लिहाज से दोनों जन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि ये जो रहता है इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो रहने वाला है इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होगी। और विद्युत रासायनिक सेल में अगर बात कहूं तो इसमें आपको लवण सेतु की आवश्यकता क्या है, इसमें आपको लवण सेतु की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब और टर्म्स की बात करूं तो इसमें जो आयनन की प्रकृति होती है वो आप समझेंगे कि कैथोड और एनोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कैथोड और एनोड आप देखेंगे क्रमशः कैथोड काय का होता है, माइनस का, और जो एनोड होता है वो काय का होता है, प्लस का होता है। इसमें अपोजिट होता है, इसमें जो कैथोड रहेगा वो काय का होगा, प्लस का, और एनोड रहेगा जो काय का होगा, माइनस का। मतलब दोनों में क्रमशः अलग अलग हो रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि छोटा सा डिस्क्रिप्शन के रूप में मैंने आपको बताया है। अभी आप डिटेल में बात करेंगे तो दोनों सेल की, एक विद्युत अपघटनी सेल की अलग से चर्चा कर लेंगे और विद्युत रासायनिक सेल की अलग से चर्चा कर लेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और जैसे ही इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब समस्या क्या है भाई, लाइट भी चली गई है। तो आज प्रयास क्या करते हैं कि चीज़ों को यहीं तक करने का प्रयास करते हैं, और जो आगे रहने वाली चीज़ें हैं
उनको हम एक न्यू लेक्चर में आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हों तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आई हो तो एक बार इसको आप रिकॉल कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आप दोबारा से देख सकते हो। जैसी चीज़ें हो जाएंगी आप दोबारा से देखेंगे तो 101% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपसे बार बार कहा है कि कॉपी, पेन और डिस्ट्रैक्शन जो आपका रहने वाला है, आसपास की चीज़ों से बच के रहें, एक शांति वाले माहौल में आप बैठ के पढ़ें तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। कंपैरिजन टू आप पता चला यहाँ चाहे पे चल रही और आप वहीं पे बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो प्रयास करना है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से लिया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी। तो प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।